नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों में शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में ज्ञान भारतम पोर्टल का करेंगे लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में जन समूह को भी करेंगे संबोधित। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बाद राज्यसभा का पदभार संभाला। पीएम मोदी ने की सफल कार्यकाल की कामना। कई केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में बम की खबर निकली अफवाह। जांच में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। एजेंसियां ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के किए दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। चौदह सितंबर से फिर शुरू होगा वैष्णो देवी यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को वैध पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित मार्गों का पालन करने की दी सलाह। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति है। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटा डेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण करने के बाद संसद परिसर में पेड़ लगाकर प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से मात दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, थिरू सीपी राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उन्होंने
अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित किया। जनता की सेवा के लिए समर्पित उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं। और बात आइजॉल रेल की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिजोरम में नवनिर्मित वैरागी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर कई बड़े पुल हैं, जिनमें से एक पुल जमीन से 114 मीटर ऊंचा है। इस पुल पर पहुंची डीडी न्यूज की टीम ने यहां का जायजा लिया और मिजोरम के लोगों के लिए इसके महत्व की जानकारी ली। प्रकृति के गोद में बसा मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा शनिवार को मिलने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ पूर्वोत्तर के इस राज्य को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिल जाएगा। सारंग और बैराबी के बीच 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया गया है, जिसमें इस ब्रिज ने, जो हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ब्रिज जमीन से तकरीबन 114 मीटर ऊपर तैयार किया गया है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस ब्रिज समेत तकरीबन जो ये रेलवे परियोजना है इसका शिलान्यास किया था, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण में 5-6 वर्षों का जहां समय लगा, वहीं पूरी जो परियोजना है वो लगभग 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है और यह ब्रिज जो है 5 से 7 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, जिसमें भारतीय रेल के इंजीनियरों का एक बेहतरीन कारीगरी हम कह सकते हैं। और इससे ये साफ पता चल रहा है कि भारतीय रेल के जो जांबाज इंजीनियर हैं, उन्होंने कितनी मशक्कत की होगी इस ब्रिज के निर्माण में, जिससे कनेक्टिविटी के मोर्चे पर हिंदुस्तान समृद्ध हो रहा है। कैमरामैन मोंटी के साथ मिजोरम की राजधानी आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। खबर बिहार से, जहां कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की मां से जुड़े एआई जेनरेटेड वीडियो के जारी होने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने, उनकी मां को गाली दिए जाने को लेकर इस पर उनको अपमानित करने के लिए लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी ने इस वीडियो को पीएम की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी खुद की मां का सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरों की मां का कैसे सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों को सामाजिक ही नहीं, कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं, जैसे उनकी नकली मां है। उनको न मां का इज्जत का, अपने मां का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की मां को कहां से वो सम्मान करेंगे। ये एआई पर मोदी जी के मां को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी, डूब करके मर जाओ। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एआई जेनरेटेड वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुकी है। यह अराजकता का प्रतीक है। इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगी। इसका जवाब जनता देगी और उन्हें सबक सिखाएगी। बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियोस बनवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरे देश को गुमराह करने वाला और देश की माताओं का अपमान करने की कोशिश है।
बिहार की राजनीति में एक और तो कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिलवाती है, और जब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का प्रयोग करके इस प्रकार के नकली फर्जी वीडियोस बना करके पूरे देश को भ्रमित करने का और देश की माताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। और उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के भारत दौरे की बात। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के पीएम को पूरे मंदिर प्रांगण का भ्रमण कराया और मंदिर के बारे में जानकारी दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना की उन्होंने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की दुकान से खरीदारी की और रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर उन्होंने पेमेंट किया। इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रुपे कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये बनारस की मशहूर वाराणसी साड़ी की दुकान पर पहुंचे हैं और रुपे कार्ड से उन्होंने पेमेंट किया जो खरीदारी की थी उसकी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। वाराणसी के दौरा आपने देखा, अयोध्या भी वो पहुंचे थे, ये भी आपने देखा। और इसी क्रम में उन्होंने डीडी न्यूज़ से विशेष बातचीत भी की है। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के आगामी जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। Not a coincidence also, my father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. And today it gives me great pleasure to wish, I was the first one to wish him already, 1 week ahead, happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. इसके अलावा बातचीत के दौरान उन्होंने वाराणसी के दौरे को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि आज तक
उन्होंने इस तरह का स्वागत नहीं देखा। They have been tremendously successful. I was very touched when I landed at Varanasi. The people were on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. और दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने अफवाह बताया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक न्यायालय परिसरों में बम संबंधी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसके तहत दिल्ली पुलिस की टीम बम निरोधक व डॉग स्क्वाड न्यायालय परिसर पहुंचा और जांच की गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की धमकी भरा ईमेल मिला था। एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट की पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचों को स्थगित कर दिया गया, यानी कोर्ट की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ईमेल में जजों के कमरे और कोर्ट परिसर में 3 बम होने की सूचना दी गई थी। ईमेल नॉर्मली देखने पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, इसको पूर्णतः चेक कर लिया गया, ये हॉक्स कॉल है। और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की खबर अफवाह निकली। धमकी भरे ईमेल के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था और अदालती कार्रवाई रोक दी गई थी। फिलहाल जांच में कुछ भी नहीं मिला है। जांच में एजेंसियां ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटे हुई हैं। मुंबई हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, उसके वजह से सब कोर्ट वैकेंट कर दिए गए हैं और जो भी बार रूम से जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो पक्षकार आए हैं, उनको भी बाहर जाने के लिए अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है। पंजाब से खबर ले लेते हैं। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही में अब तक 2214 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं 55 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। इसके अलावा 23,337 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 3,88,508 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंच चुका है। और पंजाब में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। पंजाब में भयंकर बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मोटला में भारतीय सेना बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है, जिसके निरीक्षण के बाद संजय सेठ अमृतसर पहुंचे, जहां बाढ़ का प्रकोप अभी भी जारी है। वहां राहत बचाव और सेवा कार्यों का जायजा लिया। अमृतसर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का 2 दिन का दौरा है, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में चल रहे राहत कार्यों का वे अवलोकन करेंगे। दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने, ये दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम सेल के जिले के ऑपरेशन सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनके पास बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दिल्ली FRRO की मदद से इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जो साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ढाका में साउथ पारा के निवासी फरजाना अख्तर के रूप में हुई है। वहीं आरको खान और नजमा बेगम बांग्लादेश में के जेस्सोर जिले की रहने वाली हैं। इसके अलावा रेशमा अख्तर बांग्लादेश के पलपारा की रहने वाली है। और खराब मौसम की वजह से अस्थायी रूप से बंद की गई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार 14 सितंबर से फिर से शुरू हो जाएगी। खराब मौसम और तीर्थ स्थल तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वे वैध पहचान पत्र साथ रखें, निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। इसके साथ ही श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org को लाइव अपडेट, बुकिंग सेवा और हेल्पलाइन सहायता के लिए इस्तेमाल करें। श्राइन बोर्ड अस्थायी निलंबन के दौरान सभी भक्तों के धैर्य और समझ के लिए उसने आभार व्यक्त किया।
सीमा सड़क संगठन के 763 सीमा सड़क कार्य बल BRTF ने तवांग के चुनौतीपूर्ण भूभाग में सड़क निर्माण में लगे अस्थायी वेतनभोगी मजदूरों के बच्चों के लिए एक खेल और सीखने का कमरा बनाया है। इस कमरे में माताओं के लिए शिशुओं की गरिमापूर्ण देखभाल हेतु भोजन कक्ष, पीने के लिए साफ पानी, खेलने के लिए आंतरिक स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक चार्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। और दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान का कहना है कि आज भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप को एक शानदार मंच बताया। जी साथियान ने बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार से। दिल्ली में आयोजित नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में शानदार मुकाबला सामने आया। जी साथियान और अंकुश के बीच जो मैच था वो दिल थमाने वाला था। मेरे साथ जी साथियान मौजूद हैं। साथियान, बहुत बहुत बधाई हो, आपने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। एक जो है सांसें थमाने वाला रोमांचक मुकाबला हमने देखा इस चैंपियनशिप में। जो टेनिस का स्तर आज हमारे देश में जो है एक हमने अचीव किया है, जो बढ़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सडनली आप अगर देखोगे इंडियन टेबल टेनिस एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में। हम इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीतने लगे। जापान, कोरिया, चाइना जैसा देश के टक्कर देने लगे हैं। और आप यंगस्टर्स को देखिए, यहाँ पे जो अंकुर अभी काफ़ी अपकमिंग यंगस्टर है, उसके साथ बहुत अच्छा मैच हुआ। बहुत खुश हूँ मैं जीता है, लेकिन मैं ये भी खुश हूँ कि ऐसे यंगस्टर्स इंडियन टेबल टेनिस को डेफिनेटली आगे पहुँचाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक प्रतियोगिता का जो स्तर, जो टूर्नामेंट का लेवल था, 3000 खिलाड़ी आए, जूनियर खिलाड़ी आए, सीनियर खिलाड़ी आए। जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो नए बच्चे हैं, जो युवा लोग हैं, उनको आप जैसे खिलाड़ियों से क्या कुछ सीखने को मिलता है? वो एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत मज़ा आता है युवा खिलाड़ियों से जब खेलते हैं। उनका जो जोश देखता हूँ, उनका जो तजुर्बा देखता हूँ कि किसी को भी छोड़े, शरद कमल हो, सत्यन हो, कि वो लोग पूरा जान लगा के खेलते हैं। वो बहुत खुश लगता है मुझे कि उतना बिलीफ है उनको, हम किसी को भी मार सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यंगस्टर्स के साथ मिलके इंडिया के लिए हम बड़ा मेडल एशियन गेम्स में लेके आएंगे। एशियन गेम्स की बात की आपने। इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं, जब हम देश में बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, जो कि हमने अभी जो मैच देखा, जो एकदम जो टक्कर देखी, वो एशियन गेम्स जैसे जो टूर्नामेंट्स हैं, उसकी तैयारी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? सडनली आप जब ऐसे इवेंट्स खेलते हो कि इस लेवल पे जब खेलते हो, तभी आपको वो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिलेगा मैच का। यहाँ पे एक नेशनल रैंकिंग, एक इंटरनेशनल इवेंट का लेवल का मैचेस हो रहा है। तो एशियन गेम्स में डेफिनेटली हम चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों से टक्कर होने वाला है। तो उम्मीद है कि ऐसे नेशनल रैंकिंग, नेशनल कैंप्स जब होगा, हम ज़रूर उनका टॉप कंट्रीज़ के साथ टक्कर दे के इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकते हैं। कैसी तैयारी है आपकी एशियन गेम्स के लिए? अभी से यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 10 महीने हैं। तो हम चाइना में अभी कैंप के लिए जा रहे हैं, इंडियन टीम। फिर एशियन चैम्पियनशिप्स होने वाला है, और अभी यूरोप में भी हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और WTT सारा इवेंट्स भी, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स का एक्सपोजर भी करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हम एशिया और यूरोप दोनों में ट्रेनिंग करके अपना गेम नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो ये थे जी साथियान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में टेबल टेनिस के गेम्स में देखें तो प्रतियोगिता का स्तर लगातार उच्च स्तरीय होता जा रहा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिया चितले का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस स्पर्धा का स्तर काफी बढ़ा है। वहीं उनके कोच सचिन शेट्टी ने टेबल टेनिस राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की भागीदारी टेबल टेनिस के लिए एक अच्छा संकेत है। नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ दिया चितले मौजूद हैं मेरे साथ। एक रोमांचक मुकाबले में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको दिया इस शानदार जीत के लिए। जो भी मुकाबला था, हमने देखा कि जैसे सुतीर्थम मुखर्जी के साथ एक रोमांचक मैच देखा, जीत हासिल की। इस चैंपियनशिप का जो स्टैंडर्ड है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि सभी प्लेयर यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। पूरा इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है और सब मैच मतलब मुझे अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सिर्फ वही ट्राई कर रही थी कि एवरी मैच मैं मेरा बेस्ट दूँ और एवरी पॉइंट के लिए खेलूँ। इस चैंपियनशिप में 3000 से ज़्यादा एंट्रीज आई, 3000 खिलाड़ियों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। जिस तरह से टेबल टेनिस देश में आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में आप किस स्तर पर इसको देख रहे हैं?
जिस तरह से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ियाँ आए हैं यहाँ प्रतियोगिता में, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन टॉप क्लास है और प्लेयर्स लोगों को बहुत सारा एक्सपोजर मिला है इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन से, फेडरेशन से, सब तरीके से मदद दी जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि प्लेयर्स लोग का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और वो बहुत अच्छे लेवल पे खेल पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रतियोगिता का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं हर तरह से खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, जिसका असर हम जो है कोर्ट पर साफ तौर पर देख सकते हैं। दिया, आने वाले समय में कौन कौन से टूर्नामेंट में हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करने वाले और कैसी तैयारी है? अभी इसके बाद हम चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे 10 डेज़ का कैंप है और उसके बाद चाइना स्मैश है, वो बहुत ही मतलब बड़े लेवल पर टूर्नामेंट होता है और उसके बाद ऑफ कोर्स एशियन टीम चैम्पियनशिप्स है जो इंडिया में भुवनेश्वर में होने वाला है, तो पूरी टीम उसके लिए तैयार है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया का नाम रोशन करें। कोच के तौर पर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस हो चाहे बाकी के स्पोर्ट्स हों, पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में जो ये बदलाव हुआ है, इससे आप किस तरह देखते हैं? लास्ट 10-12 साल में आप देखोगे स्पोर्ट्स को बहुत सारी रिकग्निशन मिलने लगी है, खास करके गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है कि आप प्लेयर्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है कि आपको खास करके प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों के साथ हैं और फेडरेशन और एसोसिएशन का भी खिलाड़ियों का साथ मिल रहा है और ये हम जमीनी स्तर पर साफ तौर पर देख भी सकते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।